Hi everyone, welcome to our channel The Agnis and you are watching the video series on Class 11th Accounting. So Class 11th Accounting में हमारा Introduction to Accounting चैप्टर चल रहा है जिसका एक पार्ट हम ऑलरेडी कर चुके हैं। तो इस पार्ट को देखने से पहले आप वो जरूर देख लीजिए ताकि आपका कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो। तो आज की क्लास में हम करने वाले हैं इस चैप्टर से रिलेटेड एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसमें हम पढ़ेंगे ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग। अगर आप भी परफेक्ट होना चाहते हैं क्लास 11th अकाउंटिंग में तो इस वीडियो सीरीज को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखें एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल विद योर फ्रेंड्स। लेट्स गेट स्टार्टेड। Let's go back to when we were young. For the animals we stand. Let's go back to when trees were swung. आइए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं आज की क्लास जिसमें हम करने वाले हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग। और ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग का मतलब क्या है कि अकाउंटिंग हम क्यों बनाते हैं और किस ऑब्जेक्टिव से अकाउंटिंग बनाते हैं, हमारा मकसद क्या होता है अकाउंट्स बनाने के पीछे। हालांकि जो पार्ट फर्स्ट हमने किया था इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग का, उसमें मैंने आपको डेफिनेशन में काफी पॉइंट्स ऐसे बताए थे जो ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग में ऑलरेडी कवर हो चुके हैं। सो आपको वो पॉइंट्स भी रिवाइज हो जाएंगे और प्लस कुछ एडिशनल पॉइंट्स भी हैं जो कि ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग में हम पढ़ने वाले हैं। तो आइए देखते हैं सबसे पहला पॉइंट क्या है। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग में सबसे पहला पॉइंट है मेंटेनिंग अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स। तो ये बात सबसे पहले हमने कर ही ली थी कि अकाउंट हम क्यों बनाते हैं अकाउंट्स, क्योंकि हमको रिकॉर्ड बनाने होते हैं। हमको एक चीज का सिस्टमैटिक रिकॉर्ड रखना है ताकि फ्यूचर में अगर उस रिकॉर्ड की कभी जरूरत हो तो हम उसको आराम से आसानी से उसमें से देख सकें, उसमें से इंफॉर्मेशन ले सकें। और ये रिकॉर्ड्स किस तरह से बनते हैं, इन रिकॉर्ड्स के लिए अलग अलग तरह की बुक्स होती हैं जिसमें हमको रिकॉर्ड करना होता है। फॉर एग्जाम्पल सबसे पहले जो रिकॉर्ड करते हैं हम जर्नल एंट्री में करते हैं। सो रिकॉर्ड का मतलब हो गया, जो वर्ड रिकॉर्ड है बेसिकली जर्नल बुक के लिए होता है, जिसमें कैश बुक भी आती है, सेल्स बुक भी आती है, परचेज बुक भी आती है। अब वो अलग अलग तरह की बुक्स होती हैं, लेकिन मेन जो काम है वो है रिकॉर्ड करना ट्रांजैक्शंस को। क्लियर? तो आइए पढ़ते हैं। लिखा है टू रिकॉर्ड फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। इजी लैंग्वेज है, आप इन्हीं पॉइंट्स को यूज करिए, एग्जाम में भी आपको अच्छे नंबर मिलेंगे। तो यहां देख सकते हैं कि फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना है। जो ट्रांजैक्शन है सिर्फ और सिर्फ फाइनेंशियल होनी चाहिए, फाइनेंशियल नेचर होना चाहिए उसका, और प्लस कहां पे रिकॉर्ड करना है, बुक्स ऑफ अकाउंट्स में। द रिकॉर्ड शुड बी सिस्टमैटिक मैनर, शुड बी इन सिस्टमैटिक मैनर फॉलोइंग द प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग। तो जो रिकॉर्ड है वो सिस्टमैटिक मैनर को फॉलो करके करना है। देखिए जहां पर भी ये सिस्टमैटिक वर्ड आ जाए तो आपको इतना याद रखना है कि वो प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग के बारे में बात कर रहे हैं। वो चाहते हैं कि आप इस तरह से रिकॉर्ड बनाओ कि जितने भी प्रिंसिपल हैं जो कि आने वाले चैप्टर्स में हम लोग करेंगे, एक एक सारे प्रिंसिपल्स करेंगे एक एक करके, तो उन्हीं प्रिंसिपल्स को फॉलो करके आपको अकाउंट्स का रिकॉर्ड रखना है। तो क्लियर स्टूडेंट्स, पहला पॉइंट डन। बहुत इजी पॉइंट है, इसमें कुछ आपको ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं अभी फिलहाल, बस इसमें आपको इतना याद रखना है कि अकाउंट्स हम क्यों बनाते हैं, रिकॉर्ड रखने के लिए। सेकेंड पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, डिटरमाइनिंग प्रॉफिट और लॉस। सो प्रॉफिट और लॉस को डिटरमाइन करना, यह भी एक ऑब्जेक्टिव होता है। बिल्कुल सही है। क्यों? अकाउंट्स पहले हम बनाते हैं रिकॉर्ड रखने के लिए, उसके बाद हम उसको कंपेयर करते हैं, उसमें जितना भी हमारी इनकम हुई इस साल और जितना भी एक्सपेंस हुआ उनको कंपेयर किया जाता है और उससे हमको पता लगता है कि कितना प्रॉफिट आया या कितना लॉस हुआ। तो ये भी एक ऑब्जेक्टिव है अकाउंटिंग का। अब अकाउंट्स बनाने क्यों जरूरी है? क्योंकि कोई भी कंपनी जब पूरे साल काम करती है, बहुत सारे ट्रांजैक्शन होते हैं, तो एंड में उसको ये पता लगना चाहिए कि प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, कि इस बिजनेस को हम कितने दिन और कर सकते हैं। अगर प्रॉफिट हो रहा है तो बिजनेस अच्छा चल रहा है, लेकिन अगर लगातार लॉस हो रहा है तो हमको कुछ चेंजेस करने की जरूरत है उसमें। तो ये प्रॉफिट और लॉस डिटरमाइन करने के लिए भी अकाउंटिंग बनाई जाती है। ठीक है, आप देखते हैं लिखा है अकाउंट्स लाइक ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज प्रिपेयर्ड। तो देखिए ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को बनाया जाता है, ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है, ये फाइनली बनाया जाएगा। हालांकि इसके बारे में अभी मैं आपको ज्यादा नहीं बताऊंगा क्योंकि आने वाले चैप्टर्स में है इसके बारे में। आपको बस इतना याद करना है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है, इसको हम इनकम स्टेटमेंट भी बोलते हैं। इनकम स्टेटमेंट, इनकम स्टेटमेंट क्यों बोलते हैं इसको?
क्योंकि इससे हमको अपनी इनकम के बारे में पता लग जाता है, पूरे साल में कितनी इनकम हुई। तो ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया जाता है। और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जब बनाया जाता है तो उसमें दो साइड होती हैं। देखिए, कोई भी जब हम अकाउंट बनाएंगे तो उसमें डेबिट साइड और क्रेडिट साइड दोनों होंगी। आप बुक का नाम भी देख सकते हैं, लिखा है डबल एंट्री। तो डबल एंट्री का मतलब क्या होता है कि इसमें हर चीज जो है वो दो जगह जाएगी, और जिसमें से पहली जगह होगी डेबिट तो दूसरी जगह होगी क्रेडिट। तो इस तरह से अकाउंटिंग चलेगी इस साल आपकी। तो जब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया जाता है, थोड़ा सा फॉर्मेट आपको बना के दिखा देता हूं यहां पे। अब आप यहां पे देखिए, ये P&L अकाउंट कुछ इस तरह का बनता है। डेबिट साइड, क्रेडिट साइड, दो साइड्स होती हैं इसकी। यहां पर आपको ट्रांजैक्शंस लिखनी होती हैं, जो भी अकाउंट के नाम है वो यहां पे आते हैं, और यहां पे आपको अमाउंट लिखने होते हैं जो इसके सामने आएंगे। अब यहां पे क्या लिखा है, रेवेन्यूज ऑन क्रेडिट साइड। जितनी आपकी इनकम होगी, जितना प्रॉफिट होगा आपको, मतलब कोई भी ऐसी चीज हुई जिससे पैसा आता है आपके लिए, तो आपको यहां पे रिकॉर्ड करनी है। रेवेन्यूज की जगह ये होती है। और जो जितने भी एक्सपेंस होते हैं, जितने भी खर्चे होते हैं, आपको इस तरफ लिखने हैं। अब उसके बाद आपको इसको टोटल करना होता है और इसको बैलेंस करना होता है। वो आगे चल के बताऊंगा कि किस तरह से उसको टोटल करके बैलेंस करते हैं। बस इतना याद रखिए, इस अकाउंट से आपको ये पता लग जाएगा कि आपको साल भर में पूरा प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है। क्लियर स्टूडेंट्स? तो अभी हमने 2 पॉइंट्स किए हैं, इसको आप जल्दी से नोट डाउन कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में दिया है डिटरमाइनिंग फाइनेंशियल पोजीशन। सो फाइनेंशियल पोजीशन को डिटरमाइन करने में भी अकाउंटिंग हेल्प करती है। अब ये फाइनेंशियल पोजीशन क्या होती है? देखिए स्टूडेंट्स, फाइनेंशियल पोजीशन बेसिकली बैलेंस शीट जो होती है उससे पता लगाते हैं। इसका मतलब है कि हमारा जो बिजनेस है उसकी अभी पोजीशन क्या है, फाइनेंशियल पोजीशन क्या है। मतलब इस फाइनेंशियल पोजीशन से हमको यह पता लगता है कि हमारी जो बिजनेस की एसेट्स और लायबिलिटीज हैं, जो एसेट्स और लायबिलिटीज हैं, यहां पे लायबिलिटीज होती है, यहां पे एसेट्स होती है, वो कितनी है, उसकी वैल्यू क्या है। अब एसेट्स तो आपको पता है क्या होता है, ये जो बिजनेस की प्रॉपर्टी होती है उसको एसेट बोलते हैं, जिसपे बिजनेस अपना अधिकार रखता है। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है जिसपे अपना अधिकार रखती है उसको एसेट बोलते हैं। जैसे उसके फर्नीचर, उसकी मशीनरी, उसमें जो लैंड है और बिल्डिंग यूज है, तो उसको एसेट्स बोला जाता है। और लायबिलिटी क्या होती है? लायबिलिटी होती है जितना भी उसके ऊपर उधार है कंपनी के ऊपर। अब आपको पता होना चाहिए कि कंपनी का जो ओनर होता है, जो प्रोप्राइटर होता है, कंपनी उसके पैसे को भी उधार ही समझती है। तो ये लायबिलिटी साइड आता है, उसका जो पैसा होता है। और प्लस अगर किसी थर्ड पर्सन से लोन लिया गया है तो उसको भी कंपनी उधार समझती है। तो यहां से फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में पता लगता है कंपनी की, कि कंपनी के पास एसेट्स कितनी है साल के खत्म होने पर और लायबिलिटीज कितनी है साल के खत्म होने पर। अब इसके हिसाब से जो यूजर्स हैं वो पता लगाते हैं कि इस कंपनी में हमको इन्वेस्ट करना है या नहीं करना है। अब देखिए एसेट्स, अब लायबिलिटी ज्यादा होने का मतलब क्या है? देखिए अगर लायबिलिटी ज्यादा है कंपनी के ऊपर तो इसका मतलब है उसके ऊपर काफी उधार चढ़ा हुआ है, तो कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन अच्छी नहीं है। लेकिन अगर एक लिमिट में लायबिलिटी है और प्लस उसकी एसेट्स भी एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन होल्ड कर रही है, तो इसका मतलब है कि वो जो कंपनी है उसकी फाइनेंशियल पोजीशन स्ट्रॉन्ग है। तो इसी तरह से फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में पता लगाते हैं यूजर्स। हालांकि डिटेल में आपको आगे ही पता लगेगा, फिलहाल आपको इतना याद रखना है कि जो भी यूजर होगा, जो भी इन्वेस्टर होगा, वो दो चीजें जरूर देखेगा जो पिछले पॉइंट में हमने किया, जिसको हम इनकम स्टेटमेंट बोलते हैं, जिससे पता लगेगा प्रॉफिट एंड लॉस कितना हुआ, इस साल में कितना फायदा या कितना नुकसान हुआ। और दूसरी वो देखेगा पोजीशन स्टेटमेंट। पोजीशन स्टेटमेंट मतलब है कि बैलेंस शीट। बैलेंस शीट बताती है कि कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन किस तरह की है। तो ये दो अकाउंट्स ही काफी होते हैं किसी भी कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को जानने के लिए। क्लियर? तो यहां पे देखते हैं क्या लिखा है, इट इज नोन फ्रॉम बैलेंस शीट। जैसे कि मैंने आपको बना के दिखा दिया, यहां पर इतना याद रखिएगा कि एक एग्जैक्ट अमाउंट जो साल के एंड में बचा होता है, जितनी भी एसेट साल के एंड में बची होंगी हमारे पास, वो अमाउंट बैलेंस शीट में जाएगा। और जितनी लायबिलिटीज हमारे ऊपर होंगी उस समय, तो वो अमाउंट भी यहां पे जाएगा। क्लियर? चलिए आगे देखते हैं। रेलिवेंट फॉर द यूजर्स ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो यूजर्स होते हैं
इंटरनल एक्सटर्नल दो तरह के यूजर्स होते हैं, तो दोनों को ही फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जरूरी होती है जानना। नेक्स्ट पॉइंट में देखते हैं फैसिलिटेटिंग मैनेजमेंट। अब फैसिलिटेटिंग मतलब होता है कि ये मैनेजमेंट को कहीं ना कहीं हेल्प करती है उनका काम करने में, मैनेज करने में चीजों को, ठीक है। ये एक तरह से ऐसे कुछ रिजल्ट्स दिखाती है जो मैनेजमेंट उसको पढ़ने के बाद अपना काम करते हैं, जो उनको चेंजेस लाने होते हैं कंपनी में वो चेंजेस लेके आते हैं, और कुछ नए प्लानिंग पॉलिसीज प्रोसीजर्स जो भी बनाने होते हैं मैनेजमेंट को वो उसमें बनाते हैं। तो इस तरह से जो अकाउंटिंग है वो मैनेजमेंट को हेल्प करती है डिसीजन मेकिंग में। तो क्या लिखा है, असिस्ट मैनेजमेंट इन डिसीजन मेकिंग, इफेक्टिव कंट्रोल, बजटिंग एंड फोरकास्टिंग। तो इन चारों का मतलब क्या है, कोई भी डिसीजन लेना है तो मैनेजमेंट अकाउंट्स के हिसाब से डिसीजन ले लेगी। इफेक्टिव कंट्रोल करना है, अगर अच्छा कंट्रोल करना है मैनेजमेंट को तो वो भी अकाउंट्स के जरिए होगा। अगर अकाउंट से पता लगता है कि कहीं पे हमको नुकसान हुआ है तो वो उसकी जड़ तक पहुंचने की कोशिश करेगी और फिर उसको सॉल्व करने की कोशिश करेगी। बजटिंग, मैनेजमेंट को बजट्स बनाने होते हैं कि हमको इस साल कितना रॉ मटेरियल खरीदना है, कितना प्रोडक्शन करना है, और जो प्रोड्यूस किया सामान है वो कितने में बेचना है, हमारे प्राइसिंग पॉलिसी क्या रहेगी। तो ये सारी चीजें बजटिंग में आ जाती हैं। एंड प्लस फोरकास्टिंग, आने वाले समय में हमारा बिजनेस कितना ग्रो कर पाएगा, हमको कितनी ब्रांचेस और खोलनी होंगी अपने बिजनेस के लिए, तो ये भी अकाउंट से ही पता लगता है। सो स्टूडेंट्स यहाँ पे 2 और पॉइंट किए हमने, इनको भी आप नोट डाउन कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। पॉइंट नंबर 5, प्रोवाइडिंग अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन टू यूजर्स। सो हमको ये बात पहले से ही पता है, इसमें कुछ नया नहीं है, ये हम लोगों ने डेफिनेशन करते समय पढ़ा था कि जो अकाउंटिंग है उसमें एक ऑब्जेक्टिव ये भी है अकाउंट्स का कि जो भी उसके यूजर्स होते हैं, भले ही इंटरनल यूजर्स हैं या एक्सटर्नल यूजर्स हैं, उनको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना ताकि वो अपने हिसाब से इंफॉर्मेशन को यूज कर सकें। अब यहां देखिए, टू यूजर्स बोथ इंटरनल एंड एक्सटर्नल हु एनालाइज फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज पर देयर नीड्स। अब यूजर्स के 1-2 एग्जांपल भी याद कर लेते हैं। देखिए, सबसे पहले जो यूजर्स होती है वो मैनेजमेंट होती है, तो मैनेजमेंट कंट्रोल करने की कोशिश करती है, जो चीजें उसको चेंज करनी है वो अकाउंट से वो समझने की कोशिश करती है। तो इस तरह से वो अपना जो कंट्रोल है वो इफेक्टिव करने की कोशिश करती है। उसके अलावा एक्सटर्नल यूजर की अगर बात करें तो एक्सटर्नल यूजर्स में इन्वेस्टर्स आ जाते हैं जो कंपनी की पोजीशन देखना चाहते हैं, गवर्नमेंट आती है जो ये देखना चाहती है कंपनी को कितना प्रॉफिट हुआ और गवर्नमेंट उस पर टैक्स लगाती है। उसके अलावा कॉम्पिटिटिव फर्म्स आ जाती हैं, ठीक है। तो ये ऐसे यूजर्स होते हैं। तो अकाउंटिंग का मेन ऑब्जेक्टिव एक ये भी है कि यूजर्स को इंफॉर्मेशन देना। फाइनल पॉइंट, प्रोटेक्टिंग बिजनेस एसेट्स। अब प्रोटेक्टिंग बिजनेस एसेट्स का मतलब क्या है, देखिए अभी मैंने आपको बताया था कि जब बैलेंस शीट बनाई जाती है तो उसमें एसेट्स को रिकॉर्ड किया जाता है और वो भी उनकी जो उस समय वैल्यू चल रही है उस पे। अब इससे क्या होता है कि कंपनी को हमेशा ये पता रहता है कि उसके पास कितनी एसेट्स हैं या उसके ऊपर कितनी लायबिलिटीज हैं। उनको पता रहता है कि किन चीजों पे उनका अधिकार है अभी भी, और उसकी जो रियल वैल्यू है उस समय के हिसाब से वो रिकॉर्ड की जाती है। तो इस तरह से जो मैनेजमेंट है अपनी एसेट्स को रिकॉर्ड करके उसको प्रोटेक्ट करती है, उनका ध्यान रखती है कि कहीं कोई एसेट जो है वो वेस्ट ना हो, वो बेकार पड़ी ना रह जाए, उसका यूज होना चाहिए। तो इस तरह से प्रोटेक्ट करके रखा जाता है अपनी एसेट्स को, और उसमें भी अकाउंट्स रिकॉर्ड मेंटेन करके हेल्प करती है। आइए देखते हैं, यहां लिखा है इट रिकॉर्ड्स एसेट्स ओन्ड बाय द बिजनेस enables management to protect them and exercise control। तो मैनेजमेंट सबसे पहले हमको मैनेजमेंट को यह पता लगता है कि कितनी एसेट्स हैं हमारे पास, और उसके बाद उसके ऊपर कंट्रोल करती है जैसे मैनेजमेंट को ठीक लगता है, सिचुएशन के हिसाब से उन एसेट्स को कंट्रोल करती है। सो स्टूडेंट्स, यहां पे खत्म होता है हमारा ये पार्ट। आई होप इस पार्ट में बताए गए सारे पॉइंट्स आपको क्लियर हैं और कोई भी डाउट नहीं है। तो नेक्स्ट पार्ट में मैं आपके लिए लेके आऊंगा इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग का एक और न्यू टॉपिक, जिसमें हम फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग के बारे में पढ़ेंगे। तो बहुत जल्द मिलते हैं अपने अगले पार्ट में। टिल देन टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्व्स, हैव अ नाइस टाइम, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय।